अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, बहुत ही खास वीलॉग लेके आपके सामने हाजिर हैं। जो पहली स्टोरी आपको बताएंगे वो बताएंगे अफगानिस्तान के हवाले से। आ गए हैं जी मिनतों पे, जहां पे आना था वहीं पे आके खड़े हो गए हैं और इंडिया का साथ दो और उनके पीछे रहते हैं। जरूरी है कि मतलब ये सब कुछ करके आपने यहाँ तक आना था। आपको बताएंगे कि आप अफगानिस्तान क्या कह रहा है और पाकिस्तान उसका क्या रिस्पॉन्स कर रहा है। अगली स्टोरी आपको जो हम बताने जा रहे हैं वो होगी इमरान खान साहब के हवाले से। पूरी पार्टी को फारिग कर दिया, एतबार ही नहीं है किसी के ऊपर। ये पूरी स्टोरी क्या है, मतलब आपको सुन के ही पता चल रहा होगा कि क्या सिचुएशन है। डिटेल आपको बताएंगे अंदर जाके। अगली स्टोरी हमारे पास जो होगी वो होगी जी कि एक कातिल सदर, उनका अंजाम आपको बताएंगे। लाखों लोग मरवा दिए थे इन्होंने, लाखों। अब इनके साथ क्या हुआ ये भी जानिएगा। अगली स्टोरी पाकिस्तान के हवाले से ही कि पाकिस्तानियों का सांस बंद होने जा रहा है और हम ये बहुत सीरियसली आपको कह रहे हैं। ये सिर्फ कोई खाली एक थंबनेल स्टोरी नहीं है, ये एक्चुअल स्टोरी है। ये आप जान के यकीनन परेशान तो होंगे, लेकिन क्या करें, हकीकत यही है। जिला अटक ने धूम मचा दिया जी पाकिस्तान के अंदर। अब ऐसा लग रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट जिला पाकिस्तान के अंदर या वन ऑफ द इंपॉर्टेंट जो डिस्ट्रिक्ट है वो अब अटक होने जा रहा है। अटक आपका कमाऊ बच्चा बन गया है, किस तरह से ये भी आपको बताएंगे। और अगली स्टोरी ये बताएंगे जी कि नींदें हराम हो गई हैं इजराइल की, और की किसने है, की है ईरान ने किसी और मुल्क की मदद से। और बहुत कुछ ऐसा ईरान के पास आ चुका है कि अब लग रहा है इजराइल को कि उन्होंने पहला हमला करके बहुत बड़ी गलती की थी पाकिस्तान पे। तो सबसे पहली स्टोरी जावेद चौधरी साहब के पास हम लेके जाते हैं अफगानिस्तान के हवाले से कि अफगानियों की जो अकल ठिकाने आई है। पहले तो ये स्टोरी बताएं कि ये है क्या और क्या वाकई ही ठिकाने आई है। अब देखिए, इसहाक डार साहब ने आज सेनेट के अंदर खिताब करते हुए कहा कि मुझे अमीर खान मुत्तकी के 6 फ़ोन एक दिन के अंदर आए हैं और ये 6 फ़ोन एक वज़ीर ख़ारजा के दूसरे वज़ीर ख़ारजा को करने, ये वाकई बड़ा अलार्मिंग है। और ये फ़ोन भी 6 नवंबर से पहले किए जा रहे हैं, यानी 4 नवंबर को किए जा हम्म। रहे हैं और 6 नवंबर से इस्तंबुल के अंदर मुज़ाकरात स्टार्ट हो रहे हैं। और अमीर खान मुत्तकी वो शख्स हैं जो 6 दिन के लिए इंडिया गए थे और ये दुनिया के पहले वज़ीर ख़ारजा हैं जिन्होंने 6 दिन किसी दूसरे मुल्क के अंदर गुजारे। हम्म। और इतना ज़्यादा उन्होंने घुमाया कि वो खुद थक गए और वो हम्म। खुद सोचना शुरू हो गया कि अमीर खान मुत्तकी साहब जाएंगे कब। ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर है, एक वज़ीर ख़ारजा जो वज़रा ख़ारजा हमेशा जो है ना 1 आध दिन के दौरे पे आते हैं। बमुश्किल कोई किसी जगह नाइट स्टे करते हैं, नहीं तो वो काम की बात करते हैं और उसके बाद वापस चले जाते हैं, बजाय इसके कि वहाँ पे घर दामाद बन के रह जाएँ। हम्म। तो अमीर खान मुत्तकी साहब का जो 6 दिन का दौरा था इंडिया का, वो ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए था कि पाकिस्तान को इंडिया ये बताना चाहता था कि हमने तालिबान के साथ मामला सेटल कर लिया। तालिबान भी ये बताना चाहते थे कि जी, आप अगर हमारे दोस्त नहीं बनते तो कोई मसला नहीं, हमने इंडिया को दोस्त बना लिया है और उस इंडिया को दोस्त बना लिया जिसके ऊपर हम हमले किया करते थे माजी के अंदर, हम्म। जिनको हम काफर कह के, हिंदू कह के, जिनको अपने लिए गाली समझते थे हम। हम्म। तो वो दोनों ने उसके अब अमीर खान मुत्तकी का जो फ़ोन करना है ना 6 मरतबा इसहाक डार साहब को, उसकी 2 वजूहात हैं जो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक वजह तो ये है कि जब 10 अक्टूबर को पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान गड़बड़ हुई थी, तो उसके बाद पाकिस्तान ने इमीडिएटली अफ़गान ट्रांज़िट ट्रेड बंद कर दी थी और साथ-साथ जितने चेक पोस्टें हैं, जितने बॉर्डर्स हैं, वो सारे के सारे सील कर दिए थे। उसके बाद पाकिस्तान से कोई तजारती काफ़िला जो है, वो अफ़गानिस्तान के अंदर नहीं गया। और अफ़गानिस्तान को इस चीज़ की बड़ी तकलीफ़ है और वहाँ पे हर चीज़ की किल्लत है क्योंकि ज़ाहिर लैंडलॉक्ड कंट्री है। हम्म। अब ना वो उज़्बेकिस्तान से कुछ चीज़ हासिल कर सकता है क्योंकि उज़्बेकिस्तान से बड़ा लंबा रूट है। हम्म। उज़्बेकिस्तान खुद एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। ठीक है। ताजिकिस्तान से कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ताजिकिस्तान और रशिया के दरमियान बहुत ज़्यादा गैप है और हम्म। कई मुल्क आते हैं जिसमें कज़ाकिस्तान भी आता है जो दुनिया का जो बड़ा तरीन मुल्क होता है ना, जो पहले 4, 5, 6 बड़े रकबे के लिहाज से मुल्क हैं। कज़ाकिस्तान भी उसके अंदर है। कज़ाकिस्तान का जो रकबा है इंडिया से बड़ा है। अच्छा। 2 करोड़ आबादी है वहाँ पे ओके। और बड़े-बड़े डेज़र्ट्स हैं। तो अब अगर आप ईरान से अब अगर आप रशिया से भी कुछ चीज़ मँगवाते हैं तो वो फ़िज़िबल नहीं रहता। उसके साथ चाइना से आप नहीं मँगवा सकते क्योंकि चाइना का ये वाला इलाका जो ईरान के साथ अफ़गानिस्तान के साथ मिलता है, वो लैंडलॉक्ड है। हम्म। और वहाँ से भी आपको अगर कोई चीज़ अगर आपको मँगवाते हैं और आपको बाई रोड यहाँ पे अफ़गानिस्तान के अंदर वो डिलीवर करते हैं, तो उसके लिए कम से कम 31 दिन चाहिए आपको, ठीक है। जो ज़ाहिर है उनके लिए फ़िज़िबल नहीं है। उसके बाद ईरान एक उनके पास ऑप्शन बचता है कि ईरान के ज़रिए वो अपनी तजारत स्टार्ट करवा लें। हम्म। अब ईरान से अगर तजारत होगी तो समुद्री रास्ता फिर भी बहुत लंबा होगा क्योंकि जो कराची पहले जहाज़ आ रहा है वो ज़्यादा अफ़गानिस्तान को करीब पड़ता है। हम्म। उसके बजाय वो चाहे बंदर अब्बास में जाएगा, चा चाय बंदर अब्बास जी जी जी। वहाँ जाएगा
और उसके बाद फिर और दूसरी जो उनकी हैं वहाँ पे, तो वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। फिर वहाँ से रास्ता बहुत लंबा पड़ता है अफगानिस्तान को। तो पाकिस्तान से हर सूरत अफगानिस्तान अपना तजारती रास्ता खोलना चाहता है। और बड़ी दिलचस्प बात है कि जब ये दोहा के अंदर मुआहदा हुआ था, पाकिस्तान का फर्स्ट जो मुआहदा हुआ था जिसके अंदर ये फैसला हुआ कि सीज फायर करेंगे दोनों मुल्क, तो उस वक्त इन्होंने कतर से सिफारिश करवाई थी इसहाक डार साहब को कि इमीडिएटली मेहरबानी करके जो इनकी अद्वियात हैं या पेरिशेबल चीज़ें हैं, जो सब्जियां हैं, फ्रूट हैं, उसके लिए ज़रा तजारती बॉर्डर खुलवा दें। और इसहाक डार साहब ने कहा जी मैं अपने लोगों से बात करके आपको बताता हूँ। इसहाक डार साहब ने कोशिश बहुत की और बल्कि इनकी कोशिश ये थी कि 24 घंटे के लिए वैसे खुल जाए और उसके बाद फिर जो ज़्यादा लाजमी चीज़ें हैं वो चली जाएं। लेकिन जो पाकिस्तानी हुकाम है उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं, यही तरीका है इनको कंट्रोल करने का कि आप तजारत बंद करें और उससे फिर इनका दिमाग ठिकाने आएगा। और अगर हम तजारत नहीं बंद करते और इनको रिलीफ मिल जाता है तो फिर ये दोबारा पहाड़ के ऊपर चढ़ जाएंगे। ठीक है। तो पाकिस्तान ने नहीं तजारत खोली। उसके बाद सबका ख्याल ये था कि इस्तंबुल के अंदर जब इनके मुआहदा होगा या वहाँ पे मामलात हो जाएंगे तो उसके बाद खोले जाएंगे, लेकिन वहाँ पे भी सारे कोई सेटलमेंट नहीं हुई। तो पाकिस्तान ने बॉर्डर नहीं खोले, सिर्फ एक दिन के लिए बॉर्डर खोले थे और वो भी उन लोगों को अफगानिस्तान धकेलने के लिए खोले थे जो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर पनाह गजीन है, जो वहाँ पे बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से जमा किया गया था, उनको अफगानिस्तान के अंदर धकेल के दोबारा बंद कर दिया गया। तो अमीर खान मुत्तकी ये चाहते हैं कि जो 6 नवंबर को जो भी मुज़ाकरात होते हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन फौरी तौर पे इंसानी अलमिया से बचने के लिए ये जो रास्ता है उसको खोला जाए। ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसहाक डार साहब अब ये काम करवा सकेंगे, क्योंकि इससे पहले इसहाक डार साहब ने बहुत फेवर की। बल्कि आज की तकरीर में भी उन्होंने, इसहाक डार साहब ने कहा कि आपने हमारे लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर दी हैं, मेरे लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर ली। और मेरे लिए मुश्किलों से मतलब ये है कि अप्रैल के अंदर भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात बहुत ख़राब हो गए थे और उस वक्त भी पाकिस्तान ने फैसला किया था कि सर्जिकल स्ट्राइक करके इन लोगों को मारते हैं जो पाकिस्तान के अंदर फसाद फैला रहे हैं। तो फिर इसहाक डार साहब ने कहा था कि मुझे आप मौका दें, मैं आखिरी मरतबा कोशिश कर लेता हूँ। तो ये वहाँ पे गए और जाके इन्होंने वहाँ पे तालिबान के साथ एक मुआहदा किया था, अगर आपको याद हो तो बड़ा मशहूर मुआहदा था। बल्कि वहीं बैठे बैठे तालिबान ने कहा कि 1700 आइटम्स हैं जो बैन किए हैं पाकिस्तान ने, तो वो आप कम से कम उनको अनडू कर दें। तो वहीं बैठे बैठे इसहाक डार साहब ने 800 आइटम्स जो थे वो सारे उन्होंने अनडू कर दिए थे, जिससे ठीक है। तालिबान बहुत खुश हुआ था। बल्कि तालिबान ने ये भी कहा कि पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान से कोई शख्स आया है और उसने हमारे मुतालबात भी माने हैं और उसने अपने वादे भी पूरे किए हैं। तो वो अब ज़ाहिर है इसहाक डार साहब खुद मुश्किल में आ गए हैं और उनको कहा जा रहा है कि आप तो बहुत बड़े सपोर्टर थे इनके, तो अब आप खुद देख लें कि ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ने अमीर खान मुत्तकी को ये कहा है कि आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, हमारा एक ही मुतालबा है कि आपकी सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। लेकिन तालिबान मेरा नहीं ख्याल कि इसमें बाज आएंगे, क्योंकि बीएलए जो है उसका जो चीफ है बशीर ज़ेब, वो इस वक्त भी अफगानिस्तान के अंदर है। और इस्तांबुल में जब पाकिस्तान ने उसकी लोकेशन दी और प्रॉपर दिया कि ये घर है, इस जगह पे रहता है, और उसकी फुटेज और लोगों के साथ बैठा हुआ उठता हुआ प्रॉपर जो सारी उसकी डिटेल दी, तो उसके बाद तालिबान खामोश हो गया और फौरी तौर पे उन्होंने जो कंधार था उसको ये बताया और फिर कंधार की मदद से उसको वहाँ से रिमूव करके उन्होंने शहर के अंदर एक ऐसे इलाके में रख दिया, रिहाइश पजीर करवा दिया है जो बड़ा गुंजान आबाद है। और वहाँ से बशीर ज़ेब को तलाश करना और बशीर ज़ेब के खिलाफ को सर्जिकल ऑपरेशन करना बड़ा मुश्किल है। ठीक और है। सेम विद नूर वली मसूद के साथ भी इन्होंने किया था। जब पाकिस्तान ने उसके ऊपर अटैक किया तो वो गाड़ी के अंदर उस दिन फॉर्चुनेटली, यानी उसकी खुशकिस्मती से, वो उसमें नहीं था। ठीक है। जबकि पाकिस्तान ने बड़ा प्रिसाइजली उसके ऊपर अटैक किया था और पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन पक्की थी और वही गाड़ी थी, उसी गाड़ी को हिट किया, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी, उस दिन वो उस गाड़ी में नहीं था। ठीक है। तो उसके बाद दोबारा उसको ऐसी जगह पे छुपा दिया गया है जहाँ बहुत ज़्यादा आबादी है और बल्कि स्कूल भी साथ हैं। तो अब उनका ख्याल ये है कि पाकिस्तान ना स्कूल पे ऊपर हमला कर सकेगा, ना गुंजान आबादी को हिट कर सकेगा। अगर करेगा तो उसमें इतने ज़्यादा लोग मर जाएंगे कि अफ़गान जो है वो शोर 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 बर्पा कर सकेंगे पूरी दुनिया के अंदर कि ये देखें पाकिस्तान हमारे साथ क्या कर रहा है। कितना बड़ा तो जुल्म तो कर रहा एक साइड है। पे ये हो रहा है और दूसरी साइड पे उनका पूरा जोर है कि किसी तरीके से ट्रेड खुल जाए, लेकिन पाकिस्तान ने ट्रेड नहीं खोलनी और उस वक्त तक नहीं खोलनी जब तक ये मामला सेटल नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, आपने एक नोट किया कि 6 तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, एक ही दिन में 6 दफ़ा कॉल, हम्म 6 नवंबर को मुज़ाकरात, ठीक है। 6 दिन का इंडिया का दौरा। ठीक है, मतलब हर चीज़ 6-6 के ऊपर जा रही है, छक्का लग ज्योतिष, रहा है। आप देखें ना, मैंने जो पहला पिछला बिलाक किया तो उसके अंदर जो हिंदू कैलेंडर है उसके मुताबिक बताया था कि 6 नवंबर को क्या होगा। 6 ठीक है। नवंबर 8 नवंबर हम्म 12 नवंबर, इसीलिए वो जो अपना त्रिशूल है
उसका दुरानिया उन्होंने बढ़ा के 10 नवंबर से उसको 13-14 नवंबर तक ले गए अच्छा, सर। ठीक क्योंकि है। उसकी वजह ये है कि जो हिंदी कैलेंडर है उसके अंदर ये दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उन दिनों के मुताबिक वो हिंदी कैलेंडर के मुताबिक चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे अच्छा, मोदी भी वैसे छक्का ही है। हैं। ठीक है। अब जानते हैं छक्का किसे कहते हैं हमारी जुबान यार में। बस करिए। अच्छा चले, अब चलते हैं जी अगली स्टोरी। नेक्स्ट स्टोरी जी बहुत इंपॉर्टेंट, इमरान खान साहब के हवाले से। इमरान खान साहब एक ऐसी शख्सियत बनते जा रहे हैं जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगी जब भी तारीख पाकिस्तान की लिखी जाएगी। कि इन साहब ने ऐसे लगता है कि अपनी पूरी पार्टी फारिग कर दी है, पूरी पार्टी पे एतबार नहीं है, एतबार किया कुछ नए लोगों पर, ऐसे लोगों पर एतबार किया है कि जिन्हें देख के ये कहा जा सकता है कि मामला शायद इनके थ्रू सुलझने की बजाय उलझ ज्यादा जाए। अब ये सिलसिला क्या है, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये बताएंगे जावेद चौर साहब। अब इमरान खान साहब ने एक मैसेज दिया है जेल से अपनी पार्टी को कि आप में से कोई शख्स जो एस्टेब्लिशमेंट से रब्ता नहीं करेगा, कोई डील नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा, कोई मुलाकात नहीं करेगा। और अगर मुलाकातें होनी है, कोई डील होनी है या बातचीत होनी है, तो वो दो लोग करेंगे, महमूद खान अचकज़ई साहब और राजा नासिर अब्बास साहब। इन दोनों का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं है और दोनों अपोजिशन लीडर बना दिए गए हैं इमरान खान साहब की तरफ से, जो ज़ाहिर है अभी तक ना सेनेट के अंदर बन सके ना कौमी असम्बली के अंदर बन हम्म। सकें। तो इसहाक डार साहब ने कल वैसे दरख्वास्त की है चेयरमैन सेनेट से कि आप जी मेहरबानी करके इनका जो अपोजिशन लीडर है वो बना दें। हम्म। अब जो इसहाक डार साहब ने सिफारिश की है तो मुझे लगता है साथ ही राजा नासिर अब्बास साहब की जो पतंग है वो कट जाएगी, क्योंकि इमरान खान साहब को फील होगा कि अगर ये खुद बनाना चाहते हैं तो कोई ना कोई गड़बड़ होगी। ठीक है। तो बहरहाल एनी हो, उन दोनों को इन्होंने कहा है जी कि आप इनके हवाले करें, ये बात करेंगे। लेकिन अब महमूद खान अचकज़ई साहब के कभी भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे, राजा नासिर अब्बास साहब के भी नहीं रहे। तो अब राजा नासिर अब्बास साहब से क्यों इस्टेब्लिशमेंट बात करेगी और महमूद खान अचकज़ई साहब से क्यों बात करेगी, और ये क्या गारंटी है कि ये दोनों अगर सेटल करते हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ और इमरान खान साहब भी मान जाएंगे? हम्म। ये भी एक बड़ा सवाल है। हो सकता है ये कहेंगे जी बिल्कुल ठीक है, हम इमरान खान साहब से बात करते हैं और उससे मामलात को सेटल करते हैं। इमरान खान साहब फ़ौरन मुकर जाएँ कि मैंने तो आपको कहा ही नहीं था, आपको ये गलतफ़हमी हुई कि ठीक। मैंने को आपसे कहा। तो इमरान खान साहब की गारंटी जो है ना दुनिया में कोई शख्स नहीं दे सकता। हम्म। वो उनके ज़हन में कोई लहर आती है और उसके बाद हर चीज़ को बदल के रख देते हैं। ठीक। और एक साइड पे ये भी है, वैसे खबर है ये कि महमूद खान अचकज़ई साहब को राजा नासिर अब्बास साहब को कह रहे हैं, और दूसरी साइड पे जो उनकी लेटेस्ट ट्वीट आई है वो बड़ी खौफनाक है, बड़ी ख़तरनाक है। उन्होंने सारे इल्ज़ामात जो हैं वो फील्ड मार्शल के खाते में डाल दिए हैं। हम्म। उन्होंने कहा जी इनसे बड़ा ज़ालिम आदमी आज तक नहीं आया और ये बड़े डिक्टेटर हैं और ये हैं, वो हैं। बड़ी लंबी चौड़ी हम्म। वो ट्वीट है जिसको पढ़ा नहीं जा सकता। हम्म। अब इस ट्वीट के बाद अगर वो ये तवक्को करते हैं कि जी महमूद खान अचकज़ई साहब या राजा नासिर अब्बास साहब इस्टेब्लिशमेंट को राज़ी कर लेंगे जी इमरान खान साहब के साथ समझौता करें, तो मेरा ख्याल है बड़ी बेवकूफ़ी है। एक हम्म। साइड पे इमरान खान साहब ये कहते हैं कि हाथ मिलाएं उनके साथ, और साथ ही जो दूसरी साइड पे ट्वीट आ जाती है वो ज़्यादा खौफनाक होती है। ठीक। कुछ समझ नहीं आती, शायद इमरान खान साहब दरमियान से कुछ डिवाइडेड हैं, उनका जो बायां हाथ है वो कुछ कर रहा है, दायां हाथ जो है वो कुछ कर रहा है, कुछ समझ नहीं आती वैसे उनके। अच्छा चौधरी साहब, ओपिनियन जैसे आपने बताया कि अचानक वो एक लहर सी आती है या उन्हें गुस्सा आता है और वो बोलते हैं इसके अंदर, अगर फील्ड मार्शल आज उनके मुतल्लिक कोई सॉफ्ट पैगाम भिजवा दे, ठीक है, या कोई एक जिसे कहते हैं ना कि हुकूमत पाकिस्तान उनको डील ऑफर कर कि दे आ जाए जी हमारे कि साथ बाहर बात आ करें। जाएं जी, हाँ जी। तो इमरान खान साहब के लिए ये डिक्टेटर ही रहेंगे या मतलब कुछ बेहतर हो जाए, क्या देखिए कहेंगे अगर इस वो बात से? रिहा कर दें और साथ उनको कहेंगे ठीक है आए प्राइम मिनिस्टर बन जाएं तो ये तो हीरो होंगे, अचानक हीरो हो फिर जाएंगे? अचानक हीरो हो जाएंगे। और ये वो उसी तरह कहेंगे कि ये जो चीफ आर्मी चीफ है। आर्मी चीफ हैं हम्म। ये कौम के बाप हैं। अच्छा। फौरन उसी तरह कहेंगे जो वो पहले कहते थे, इनसे ज़्यादा जमहूरी मैंने आज तक वो आर्मी चीफ नहीं देखा। हम्म। ये फौरन कहेंगे, वो भूल जाएंगे माजी। जैसे जनरल बाजवा साहब को कहते होते फिर जनरल बाजवा साहब को कुछ और कहते होते थे। चौधरी साहब, पीटीआई के वर्कर फिर किस चीज के पीछे भाग रहे वर्कर के लिए ये चीज़ें जो है ना मैटर ही नहीं करते। वर्कर कमाल है, वो कहते हैं जो खान आज सच बोल रहा है ना वही सच है, हैं, वो फिर मान लेंगे? वो फिर मान लें। चलिए, ठीक है जी। क्या कह सकते हैं, ये है जी पाकिस्तान की सियासत। अब चलते हैं जी अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। एक सदर थे जी दुनिया के एक बहुत बड़े मुल्क के, और इनके यार फिर ये वाइस प्रेसिडेंट है, ये भी नहीं नहीं, मैं बताता हूँ ना, कल भी एक वाइस प्रेसिडेंट था, आज भी एक वाइस प्रेसिडेंट, जिसको प्रेसिडेंट कह रहे हो यार। बता दूं स्टोरी? बता दो। अच्छा, ठीक है। एक साबिक सदर है जी एक बहुत बड़े मुल्क के, मैं फिर सदर इसीलिए कह रहा हूँ कि आगे जाके डिटेल, मैंने चॉइस आपको रिक्वेस्ट की है कि वो इसकी डिटेल बता दें कि क्या था, लेकिन इनके जो हिस्से में आया था वो था कत्लेआम, या इन्होंने जो अपने लिए सेलेक्ट किया था बहुत बड़े पैमाने पे इल्ज़ाम लगाया था किसी मुल्क के ऊपर बहुत बड़ा, लाखों अफराद उसके बाद अपनी जान से हाथ धो बैठे थे, वो तमाम इल्ज़ाम झूठ साबित हुए थे, और ये कि इंतहा पसंद सदर कहलाते हैं आज भी। इनका अंजाम क्या हुआ है, ये थे कौन, ये डिटेल से अब बता ये दें। डिक चीनी की बात कर रहे हैं, साबिक सदर तो नहीं थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट भी अमेरिका के अंदर बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है।
और वो ऑलमोस्ट प्रेसिडेंट ही होता है, क्योंकि अगर प्रेसिडेंट को कुछ हो जाए तो पूरी तौर पे वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट बन जाता है विद इन सेकेंड्स। और हुँ, उसके बाद वो उसी तरह बिहेव करता है जिस तरह दूसरा प्रेसिडेंट बिहेव करता है ठीक है। था। तो अब डिक चेनी साहब जो थे वो 84 साल की उम्र में कल फौत हो गए हैं, और इनको नमूनिया हो गया। नमूनिया इसलिए हुआ कि इनका हार्ट कमज़ोर था, दिल का बीमारी इनको थी। और जब दिल की बीमारी होती है तो ऐसे शख्स को नमूनिया ज़्यादा अटैक करता है, और उसकी वजह यह है कि जब दिल प्रॉपर खून पंप नहीं कर रहा होता और आप लेटते हैं तो आपके फेफड़ों में पानी आ जाता है, ठीक और है। पानी जो होता है ना वो प्रॉपर भर जाते हैं फेफड़े आपके, हुँ, और उस वजह से फिर नमूनिया का अटैक होता है। हुँ। तो ये क्योंकि दिल के पुराने मरीज थे तो इसलिए इनकी थोड़ा इन्हें सा 37 साल की उम्र में पहले हार्ट अटैक हुआ था। 37 साल की उम्र में। लेकिन हुँ, 37 साल की उम्र में हार्ट अटैक के बाद भी अगर 84 साल तक एक बंदा जिंदा रहा है तो कमाल तो है उनका फिर। हुँ, ये मेरा ख्याल है ज़ाहिर है दवाइयों के साथ और फूड के साथ, फूड और दवाइयों के अलावा उसके अलावा फिर इंसान के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। बिल्कुल सही। एक्सरसाइजेज भी बड़ी बड़ी लिमिटेड हो जाती हैं, हुँ, क्योंकि अगर वो एक्सरसाइज ज़्यादा करेगा तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। चांसेस तो बहरहाल नमूनिया से इनका इंतकाल हो गया, हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने अपने दौर में बहुत लोग मरवाए थे, लाखों की तादाद में लोग मारे गए थे। सदर बुश के साथ थे ये वैसे, हुँ, 2001 से लेकर 2009 तक 8 साल मुसलसल के वाइस प्रेसिडेंट रहे। हुँ, और इन्हीं के ज़माने में 2003 में इराक के ऊपर हमला हुआ था, और वहाँ पे ये डिक्लेयर किया गया था कि इनके पास ये बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, और मास डिस्ट्रक्शन के जो बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, ऐसे हुँ, वेपन्स हैं जो पूरे पूरी मुल्क को उड़ा सकते हैं। हुँ, और टोनी ब्लेयर के साथ मिलके कोई इन्होंने रिपोर्ट तैयार की थी, या टोनी ब्लेयर ने एक रिपोर्ट तैयार करवाई थी, डिक चीनी ने उसको सपोर्ट किया था। और जनरल और जो बुश हैं, हुँ, प्रेसिडेंट बुश, उसको मजबूर किया था कि वो इराक के ऊपर हमला करने का ऐलान कर दे। उन्होंने हमला कर दिया, हुँ, और उसमें मिलियन के करीब इराकी जो थे वो मारे गए, और पूरा इराकी सिस्टम जो है वो तबाह बर्बाद हो गया। और इस वक्त भी इराक के अंदर जो सिक्योरिटी है वो बड़ी आपको टाइट रखनी पड़ती है। बिल्कुल तो ठीक। सबसे ज़्यादा अमीर मुल्कों में शुमार होता था, अब सबसे गरीब मुल्कों के अंदर आ गया। तो डिक चीनी का ये कमाल था कि इसने इतने लोग मरवा दिए इसने, फिर हुँ, सद्दाम हुसैन को फांसी भी दे दी गई। हुँ, तो अब खुद भी चले गए। तो अजीब सी बात है कि आपने पहले 1 लाख लोग दुनिया से रुखसत कर दिए, और उसके बाद फिर हुँ, 10 लाख लोग आपने रुखसत कर दिए, और उसके बाद खुद भी आपको जाना पड़ गया। हुँ, या तो यहाँ रहते ना को 500 साल, पता हुँ, चलता है कि ये देखें डिक चेनी जिसने कोई 1 मिलियन लोग मारे हैं, 10 लाख लोग मारे हैं, वो यहाँ पे 500 साल से आराम से बैठा हुआ है सीट पे। खुद भी मारे गए और उन लोगों को भी मार दिया, क्या फ़ायदा। हुँ। इसलिए कहते हैं जुल्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपने भी वहीं जाना होता है जहाँ पे मजलूम जाता है। ये ट्रम्प के भी सख्त खिलाफ थे। ट्रंप के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे। ट्रंप को हुँ, तो ये कहते थे कि ये सबसे बड़ा खौफनाक आदमी है, और हुँ, ये जमहूरियत के लिए एक खतरनाक है। ख़तरनाक आदमी है, और हुँ, जमहूरियत के ऊपर एक बड़ा काला दाग साबित होगा। बिल्कुल ठीक है। चलें आज नेक्स्ट स्टोरी पे जाते हैं जी। नेक्स्ट स्टोरी है जी पाकिस्तान की आबो-हवा के हवाले से बड़ी डेंजरस सिचुएशन है। आपके मिनिस्टर्स ने आके बताना शुरू कर दिया कि आपको क्या करना चाहिए। जो वो बता रहे हैं ये नुस्खा मुझे तो ठीक लग रहा है कि होना चाहिए। लेकिन जिस सूरत-ए-हाल को मुल्क पहुँचा हुआ है इसमें कसूर किसका है ये भी जानते हैं और जो मशवरा दिया जा रहा है आपको साँस लेने के लिए भी अब कुछ लेना पड़ेगा। वो डिटेल क्या है वो स्टोरी में पता अब चलेगी। मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने कोई प्रेजेंटेशन दी जिसके अंदर उन्होंने ऑक्सीजन का सिलेंडर रखा हुआ था, और उन्होंने कहा जी कि ये अब हर घर में आपको ये रखना पड़ेगा, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपने बर्तन रखे होते हैं। मरियम औरंगज़ेब साहिबा की बात 100% दुरुस्त है, इसमें कोई शक नहीं। और स्पेशली पंजाब के अंदर तो बहुत ही बुरा हाल है। लाहौर में आप सांस नहीं ले सकते, आप यकीन करें। मैं इस पिछले सैटरडे को मुझे लाहौर जाना पड़ा। वहाँ पे मेरे दोस्त हैं इरफान जावेद साहब, उनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ, तो मैं ताज़ियत के लिए गया। चंद घंटे में वहाँ पर, आप यकीन करें कि बहुत ही हालात ख़राब है, और अभी उतना स्मोक आया नहीं है, हुँ, और अभी तो वो आने वाला है। लेकिन आसमान नज़र नहीं आता, आपको ऐसा लगता है कि धुंध में फिर रहे हैं आप, और सांस लेते हैं तो सीधा एक कीचड़नुमा चीज़ जो होती है ना वो, या एक बड़ा गहरा धुआं जो है वो आपके फेफड़ों के अंदर चला जाता है, हुँ, और सांस खुश्क हो जाता है आपका, हुँ, और 2 दिन तक आपकी तबीयत ख़राब रहती है। हुँ। ये हालत है वहाँ पे, और ये हालत सिर्फ वहाँ तक महदूद नहीं है, इस्लामाबाद के अंदर भी अब यही हो गया, हाँ जी। रावलपिंडी के अंदर भी ये हो गया, और पंजाब के बहुत सारे शहर हैं जो इस लपेट में आ गए हुए हैं। हुँ, अब सवाल तो ये है कि मरियम औरंगज़ेब साहबा जो है ना वो इसी तरह रोना पीटना करती रहें, और हुँ, कहती रहें जी बड़ा जुल्म हो गया, बड़ी ज़्यादती हो गई, और आप ये रखें और आप वो रखें। इससे मसला हल नहीं होगा। गवर्नमेंट का काम रोना पीटना नहीं होता, गवर्नमेंट का काम कानून बनाना होता है, फैसले करने होते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। इमीडिएटली इनको कम से कम पंजाब को हरियाला करना पड़ेगा, पंजाब के अंदर हरियाली बनानी पड़ेगी। अब यूरोप के अंदर मैं जाता रहता हूँ, तो यूरोप के अंदर एक कानून है कि अगर आपके पास खेत है तो उसका एक खास जो हिस्सा होता है उसके अंदर आपने जंगल उगाना होता है। तो आप अच्छा। किसी भी खेत पे चले जाएं,
तो आपको हर खेत के दरमियान में एक दरख्तों का ज़ख़ीरा नज़र आता है जिसको कोई बंदा छेड़ नहीं सकता। वो दरख्त हैं वो रहेंगे, उसके ऊपर परिंदे बसेरा करते रहते हैं और वो उसकी वजह से एक फेफड़े के तौर पे काम आता है, एक ऑक्सीजन टेंट के तौर पे काम आता है उस पूरे शहर के लिए। ठीक है। तो कोई ऐसा खेत नहीं है जिसके अंदर दरख्तों का ज़ख़ीरा ना हो। तो कम से कम गवर्नमेंट ये फैसला करे, गवर्नमेंट इमीडिएटली पूरा जो जीटी रोड है, यहाँ से स्टार्ट होकर जहाँ पे जाके ख़त्म होता है उसकी दोनों साइडों पे अगर कोई मसमार करने पड़ते हैं, कोई आपको बिल्डिंग्स करके वहाँ पे जंगल उगा दे। ठीक है। और जंगल जो है ना वो प्रॉपर और कानून बनाया कि कोई बंदा इसको हाथ लगाएगा या इसके साथ गड़बड़ करेगा तो 10 साल 15 साल उसको कैद की सज़ा होनी चाहिए या कम से कम वो 10,000 दरख्त लगाने पड़ेंगे उसको। और फसलें और जलाने पे पाबंदी फसलें हो। फसलें जलाने पर मुकम्मल पाबंदी हुई। इसमें जो पानी का पोल्यूशन है उसको रोकना भी अब सारे गवर्नमेंट ने, इसके लिए कोई कानून बनाना पड़ेगा। ठीक है। और अगर ये नहीं बनता तो ऑक्सीजन जो टेंट है या ऑक्सीजन जो टैंक्स हैं उनसे भी काम नहीं चलेगा, फिर मौत फिर ऑब्वियस है। तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा से मेरी दरख्वास्त है कि मेहरबानी करके लोगों को डराना बंद करें, काम करना शुरू करें। हम्म। और कम से कम पंजाब के अंदर तो ये फैसला कर लें। ये हर बार जो कहा जाता है जी देखिए हमने इतनी शजरकारी की है और आखिर में पता चलता है कि वहीं के वहीं हैं और हमने कुछ नहीं किया। तो इसके बारे में तो कुछ आप मेहरबानी करें कि फैसला करें कि हर शहर के अंदर ये होगा और कोई शख्स दरख्त को हाथ नहीं लगाएगा। दरख्त को कत्ल करना आन इंसान को कत्ल करने के बराबर होना चाहिए। बिल्कुल दरख्त सही। काटना जो ना उसको कह दें कि ये कत्ल है एक इंसानियत का। लेकिन जो सब एक चीज़ हमें मुझे लगता है कि एडमिट हमें करनी भी चाहिए कि बाकी सूबों की बनिस्बत पंजाब के अंदर काम बेहतर होता है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसके बावजूद पंजाब में सूरत-हाल देख रहे हैं ना, इस हम्म। बेहतर काम का क्या फ़ायदा? 12 करोड़ आबादी भी है आपकी, वो भी तो देखें ना आप। हम्म। और जिस तरह डेंस आबादी है, बिल्कुल इस तरह लोगों के ऊपर चढ़े हुए हैं, मकान के ऊपर चढ़ा हुआ है। आप देखें तो उसे किसी जगह पे भी जाकर ऊपर से एरियल व्यू देखें ना किसी शहर का, ठीक आपको है। देख के डर लगता है कि ये कहाँ आ गए हैं। अच्छा, इसमें भूटान की मिसाल बहुत ज़्यादा, भूटान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने जो कार्बन है उसको ज़ीरो कर दिया। और उनका एक प्राइम मिनिस्टर आया था, उसने पॉलिसी बनाई और पॉलिसी बना के उसने ऐसा टर्न अराउंड किया अपने मुल्क को। और वो मॉन्क था, ये जो ना बुद्धिस्ट था वो। अच्छा। और उसने बिल्कुल हर चीज़ बदल के रख दी। तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा को चाहिए कि भूटान जाके जाके देखें और भूटान से जो उनका फार्मूला है उसको लेके आएँ। को टाइम उनको ज़्यादा लगा, लेकिन अगर आज से हम सफ़र स्टार्ट करेंगे तो अल्टीमेटली किसी न किसी मंजिल पे पहुँचेंगे, वरना हम नहीं पहुँच सकेंगे। आपको ये जान के हैरान होगी कि हैरत होगी कि दुनिया में सबसे महँगा वीज़ा जो है ना भूटान का है। अच्छा। छोटा-सा मुल्क है, सार्क कंट्री है बिल्कुल हम्म। और हिमालय के बिल्कुल दामन में है। तो सबसे महँगा टूरिस्ट वीज़ा दे रहे हैं वो। अच्छा। और टूरिस्ट वीज़ा कितने का? 1 दिन $100। अच्छा। आप वहाँ पे 1 दिन रहना चाहते हैं $100, 2 दिन ठीक रहना है। चाहते हैं $200 का वीज़ा, 3 दिन रहना चाहते हैं $300 का वीज़ा, अच्छा। 4 दिन रहना चाहते हैं $400 का वीज़ा। और हम्म। जो टूरिस्ट आता है और जो वीज़ा वो देते हैं, उसकी जितनी रकम है वो सारी एनवायरनमेंट पे लगती है। अच्छा। एनवायरनमेंट पे। अच्छा, ओके। सेम इस तरह यूरोप के अंदर ये है कि जो सिगरेट का होता है ना, सिगरेट बड़े महँगे हैं यूरोप के हम्म। अंदर। तो वो जो टैक्स गवर्नमेंट वसूल करती है, उस टैक्स से वो अस्पताल चला रही है। हाँ, तो आप अच्छा। ऐसा करें ना, आप ये जो पेट्रोल है इसके ऊपर आपने वैसे लेवीज लगाई हुई है, लेकिन आप बेशक 10 रुपए एक्स्ट्रा लगाएं इसके ऊपर और वो हम्म। सारे का सारा जो पैसा होगा वो किसी और चीज़ पे नहीं लगेगा, वो सिर्फ और सिर्फ एनवायरनमेंट पे लगेगा। तो आप करें ना, लेकिन ये इंश्योर होना चाहिए ना। इंश्योर होना चाहिए। पता चलता कि पैसे किसी चीज के लिए लिए जा रहे हैं और लग किसी और मद में जाता अभी भी जो एनवायरनमेंट के लिए पैसे हैं वो कौन से खर्च किए हैं किसी ने? है। सारे जलसाजी। बिल्कुल सही। चलें, आप चलते हैं अब जी नेक्स्ट स्टोरी जी। अटक ने पाकिस्तान की किस्मत बदलने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान का एक ऐसा जिला जिसके अंदर से कुछ ऐसा निकल आया है कि ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान के दिन बदल गए हैं। डिटेल बताते हैं कि हुआ क्या। अटक के अंदर तेल निकला है। ढोक सुल्तान इसका एक गांव है जहां पे 3 कुएं निकले हैं तेल के, जिसके अंदर 1400 बैरल योमिया पेट्रोल निकलेगा जी। हम्म। और ये पीपीएल कंपनी ने निकाला है। और हम्म। इसके साथ साथ 2.5 मिलियन क्यूबिक फीट गैस जो है ना वो भी हम्म। निकली है और यहाँ से 15 टन डेली एलपीजी भी निकल रही है। और ये एक बड़ा मेरा ख्याल है एक बूस्ट मिला है, एक बड़ी सपोर्ट मिली है पाकिस्तान को। तो हम्म। अटक ने वाकई धूम मचा दी है। और इसका जो पेट्रोल है वो कम से कम पाकिस्तान को फेवर ज़रूर करेगा और हम्म। ये अच्छी बात है। तो अटक हम्म। के लोगों को मुबारकबाद और हम्म। अटक के नाम पे जो पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है उसके लिए आप दुआ करें। बिल्कुल। और एलपीजी सरप्लस हो रही है पाकिस्तान की एलपी पास। सरप्लस हो रही है। बिल्कुल। अच्छा, अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टोरी पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। कमज़ोर मुल्क जो है, यकीन माने, दुनिया उसे बर्दाश्त नहीं करती है, स्पेशली अगर उसके पास कुछ रिसोर्सेज हों तो।
अगर आप फौजी लिहाज से कमजोर हैं तो आप समझें कि आप अंडर थ्रेट हैं। यही हुआ कुछ ईरान के साथ। ईरान को फौजी लिहाज से कमजोर समझा गया, इसराइल ने हमला कर दिया। शायद अमेरिका बैक पे था, बहुत सारी स्टोरीज हैं, लोग इस पे बात करते हैं, लेकिन आगे से जवाब बहुत अच्छा दिया। अनएक्सपेक्टेड जवाब था। शुरू में नुकसान जरूर हुआ ईरान को, लेकिन बाद में उन्होंने एक दफा ठीक ठाक धुलाई कर दी। लेकिन ईरान को भी एहसास हो गया कि उनके साथ ये क्यों हुआ है। उन्होंने ये सोच लिया कि अब इस चीज को बेहतर कैसे करना है। अब वो बेहतर कैसे कर रहे हैं, कौन सा मुल्क उनका साथ दे रहा है, और क्या ईरान ने कर दिया है कि नींदें उड़ गई हैं इस वक्त इसराइल की, और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब होगा क्या। शायद अगली चित्रौल इसराइल की हो जाती है। डिटेल से जानते हैं कि स्टोरी क्या है। अब ईरान 1975 में अगर हम वापस चले जाएं तो उस वक्त शाह ईरान थे और उस वक्त हर चीज़ ईरान की जो थी नंबर वन थी। आपको पता है कि जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है उसका एक ही इंटरनेशनल जो कैंपस था यानी अमेरिका के बाद, और वो ईरान के अंदर था, बाद कुम शहर के अंदर। फिर उसको चेंज करके उन्होंने कुम यूनिवर्सिटी बना दिया था। तो इतना ज़्यादा डेवलप था उस वक्त। उनकी जो एयर फोर्स थी वो लीडिंग एयर फोर्स होती थी दुनिया के अंदर 1975 तक। ठीक है। और उसके बाद इस तरह हुआ कि ज़ाहिर है ईरान के ऊपर पाबंदी लगी, वहाँ पे इंकलाब आ गया, ईरान पे पाबंदी लगी तो उनकी एयर फोर्स ख़त्म हो गई। यानी हम्म। उनके पास कोई ऐसे जहाज़ नहीं थे, फाइटर जहाज़ नहीं थे कि जिससे वो मुकाबला कर सकते। और डेलिबरेटली यूरोप ठीक ने है। उसकी एयर फोर्स डेवलप नहीं होने दी। हम्म। अब जब इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया है तो ईरान ने अंडरस्टैंड कर लिया है कि जब तक हमारी एयर फोर्स नहीं होगी हम इन हमलों से नहीं बच सकेंगे, हम फिर इसराइल के ऊपर अटैक नहीं कर सकेंगे, तो एक पैरिटी नहीं आएगी। हम्म। तो उन्होंने इस पे बहुत काम किया और अल्टीमेटली उन्होंने रशिया को राज़ी कर लिया, और रशिया ने अब उनको एक जहाज़ दे दिया है सुकोई 35। हम्म। और ये 48 जहाज़ जो हैं उनकी ऑलमोस्ट इनके साथ हो गया है मामला। और ये बड़ा सीक्रेटली उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट किया है। और अब कार्गो जहाज़, जो बड़ा कार्गो जहाज़ है रशिया का, AN-124 है, और हम्म। उसके अंदर मुसलसल जहाज़ जो हैं वो ईरान के अंदर आ रहे हैं। तो ये जहाज़ जो हैं वो असम्बल यहाँ पे होंगे और पार्ट्स में आ रहे हैं, पूरा ठीक है। जहाज़ नहीं आ रहा। और अब ये जो है बाकायदा एक जासूसी के ज़रिए पता चला है, और बड़ा रशिया ने भी छुपाया हुआ था, ईरान ने भी छुपाया हुआ था। इसके साथ-साथ जो चाइना है उसको बल्कि रशिया S-400 भी दे रहा है उसको, जो हम्म। बहरहाल उसका बुरकस निकाल दिया था हमने इंडिया के अंदर, लेकिन इसके हम्म। बावजूद बहुत ज़्यादा डिफेंस, पक्का डिफेंस सिस्टम है। हम्म। और इसके साथ-साथ इंडिया इसे मैं मानना चाहता हूँ, इसके साथ-साथ चाइना की तरफ से HQ-9 भी उनको मिल रहा है। तो HQ-9 उनके पास आ गया है, हम्म। S-400 आ रहा है, और हम्म। साथ-साथ जो एक लेटेस्ट जहाज़ है सुकोई 35, 35। हम्म। और वो भी उनको मिल रहे हैं। और अनकरीब इनकी जो एयर फोर्स है वो 1975 से 2025 में आ जाएगी, और अगर ये हम्म। आ गई तो फिर इसराइल की खैर नहीं। बिल्कुल जो साहब, ये मल्टी रोल फाइटर है। ये सुकोई 35 जो है, और ये वाकई ईरान की एयरफोर्स बहुत मजबूत हो जाएगी। और एक आप जानते ही हैं कि इस किस्म की एडवाइस करने वाला एडवाइजर मुल्क कौन हो सकता है? यकीनन हम ही हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता है, जो पूरा सिखाया है कि हर भाई चीज़ अपने बचना है तो खाते में कैसे डालो, बचना। हर हाँ, चीज़ अपने खाते में आप आपको डालो। इसमें कोई डाउट ओ लगता है? यार जान, अभी भी ईरानी सफीर की तरफ से और ईरानी सदर की तरफ से पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया कि आप हमारे साथ रहे, अभी भी। ठीक, चलो। ठीक है, तो हम ही एडवाइजर थे। तो ये था हमारा वीलॉग। आपको यकीनन बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा। एक चीज आपने बिल्कुल नहीं भूलनी, वो है खालिस्तान। यार, लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदा। जिंदा।